जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आप इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बार याद कर लेते हो या फिर रिवीजन कर लेते हो तो पक्का आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहानी जैसा है। आप लोगों को रटना नहीं है, बस समझ कर इसको अच्छे से लिख देना है और यही सब तो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें आपको आवेदन पत्र बताने वाला हूँ। आवेदन पत्र बहुत आसान है, आप लिख दोगे। ठीक है, वो आवेदन पत्र 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, देखो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। ये क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन आएगा कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। इस क्वेश्चन को अगर एक बार पढ़ लोगे, एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा ना, तो पक्का सभी लड़के ना इसको अपने मन से लिख देंगे। देखो कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि इसके रहते दिन मजे से कटते थे। यानी कि बहादुर जब तक लेखक के घर रहा तब तक लेखक के घर वालों का दिन मजे से कटता था। बहादुर परिश्रमी, नेक तथा स्वामी भक्त नौकर था। ऐसा नौकर किसी को भाग्य से ही मिलता है। साथ ही उसने न तो अपना वेतन मांगा और न ही अपना कोई सामान ले गया। यानी कि जब वो लेखक के घर छोड़कर गया तो ना ही लेखक से अपना काम किया तो उसका पैसा मांगा, ना ही वो अपना कोई सामान वहाँ से ले गया। उसके स्वाभिमान तथा त्याग के कारण सबको पछतावा होता है। उसके इसी त्याग के कारण लेखक को कहना पड़ा कि अगर वो कुछ चुरा कर गया होता तो संतुष्ट हो जाता है। यानी कि वो इतना ईमानदार था कि जब वो अपना घर छोड़कर गया तो एक भी रुपया ना ही लेखक से मांगा, ना ही कुछ सामान अपना ले गया। तो जब वो चला गया तो लेखक ने कहा कि अगर वो मतलब कि मेरे घर से कुछ सामान चुरा कर ले गया होता तो मेरे को संतुष्ट हो जाता। देखो कितना ईमानदार लड़का था बहादुर। ठीक है, इस पर आप एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को आप लिख दोगे। ठीक है, बस अच्छे से लिख देना। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, तो कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। नाखून मनुष्य की पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाखून मनुष्य के किसका प्रतीक है, तो पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। ये वाला वर्ड आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पाशविक वृत्ति। ठीक है, तो देखिए नाखून मनुष्य बार बार क्यों काटता है, तो नाखून मनुष्य की पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। मनुष्य इसे बार बार काटकर अपनी पछता को मिटाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास बर्बर युग का कोई अवशेष न रह जाए, कोई मतलब कि उसका थोड़ा सा भी अंग न रह जाए। इसी उद्देश्य से मनुष्य बार बार नाखून काटता है। अब शायद मनुष्य यह भूल गया है कि मनुष्य नाखून ही उसके पुराने ज़माने का हथियार था। इनके प्राचीनतम हथियार उसका नाखून ही था, क्योंकि पहले के ज़माने में नाखून के से ही हम लोग हर चीज़ करते थे। शिकार करना, जो भी काम अपना करते थे वो नाखून के से ही करते थे, क्योंकि उस समय ये जितने भी औजार इस समय हो गई उस समय नहीं थी। ठीक है, तो याद रखना, इसका आंसर आप लोग ऐसे ही करके लिख देना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके कविता का क्वेश्चन कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छे से गौर देना। ठीक है, उत्तर में आपको लिखना है, क्योंकि ये कविता है ना, इसलिए इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। बाकी तो वो सब तो कहानी निबंध समय से है, तो आप लोग आराम से लिख दोगे। हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है, तो हरिरस से कवि का अभिप्राय राम नाम के जप से। बस अब आप लोग लिख दोगे, अब ज़्यादा नहीं आप लोगों को रटना है। राम नाम जय श्री राम। तो देखो हरिरस से कवि का अभिप्राय राम नाम के जप से है। यानी कि कवि का कहना है कि जो राम नाम का जब लेता है, यानी कि जो राम नाम का नाम लेता है उसका जन्म अच्छा होता है। यानी कि जो व्यक्ति जन्म ले चुका है, अगर वो राम नाम का जप नहीं करता है तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राम नाम के जप से कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिसने नाम रूपी रस का मधुर स्वाद चख लिया है उसके लिए यह संसार असत्य एवं असहज हो जाता है, अर्थात प्रेम या भक्ति रूपी में सरोवर हो जाता है। उसका हृदय दिव्य प्रकाश में आलोकित हो उठता है। अतः हरिरस से तात्पर्य प्रेम रस अथवा नाम रस से है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन बता दें। ये आपके पहले चैप्टर का है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का ये क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जातिवाद के पोषकों का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था।
इस विभाजन से लोगों में वंशागत व्यवसाय में निपुणता आती है, अर्थात कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, जबकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है। जबकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक अंग है। ठीक है, बस यही लिख देना। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन देखो, संतु क्यों उदास हो गया? संतु क्यों उदास हो गया? तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे संतु की उदासी के कारण मछली काटना था। आप ही बताओ। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर नहीं पढ़ोगे ना, इसका आंसर नहीं पढ़ोगे तभी बता दो संतु क्यों उदास हो गया था। आपको पता है कि संतु नहीं चाहता था कि मछली को काट कर बनाई जाए। जब मछली को काटी जा रही थी तो उसने फटाक से मछली को लेकर भाग गया, यानी कि वो नाराज था। मतलब कि मछली काटी जा रही थी तो वो नाराज था, यानी कि संतु क्यों उदास था? तो संतु की उदासी के कारण मछली काटना था। जब उसे लेखक से उसे लेखक से पता चला कि मछली की तैयारी के लिए मसाला पीसी जा रही है, यानी कि उसकी माँ मसाला पीस रही थी मछली को बनाने के लिए, तो संतु उदास हो गया, क्योंकि कटने के बाद मछली से खेलना संभव नहीं होगा। अपनी अभिलाषा पूरी न होने के कारण उसका दिल बैठ गया। यानी कि समझ सकते हो कि संतु चाहता था कि जो जिंदा मछली है उसके साथ हम खेलेंगे, उसको पानी में रखेंगे, बड़ा करेंगे, फिर उसके साथ हम खेलेंगे, मस्ती करेंगे, ताकि वो मतलब कि हंसे खिले। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब पता चला कि मसाला पीस जा रही है मछली को बनाने के लिए, तो वो उदास हो गया और उदासी के कारण उसके सामने मछली को काटी जाने लगी। तो एक जो मर गई मछली थी, जो मरी हुई मछली थी, उसको काट दिया गया, और जो जिंदा मछली थी उसको काटने वाला ही था। फटाक से संतु मछली लेकर भाग गया और उसके पीछे भग्गू भी भागने लगा मछली को छीनने के लिए। ठीक है, उसके पिताजी के आदेश के लिए। ठीक है, उसके पिताजी ने आदेश दिए थे। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख दोगे, एकदम आराम से लिख दोगे, कोई मतलब चिंता करने की बात नहीं। अब देखो जी, ये क्वेश्चन जो नहीं पढ़ा होगा वो भी लिख दिया। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे? मेरे प्यारे लाल, देहात के लोग हैं। आज के देवता देहात के किसान मजदूर हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो उत्तर में लिखा गया, कवि की दृष्टि में आज के देवता सड़कों, खेतों, खलिहानों तथा कारखानों में काम करने वाले मेहनतकश हैं। मेहनतकश यानी कि मजदूर हैं, जिनके प्रयास से देश का आर्थिक विकास होता है। आप ही बताओ, अगर किसान अपना खेती करना छोड़ देगा तो बताओ कैसे लोग जी पाएंगे? पूरे मतलब कि आज देश किसान पर ही निर्भर है। वही खेती करता है, सब्जियां वगैरह बोता है, जो भी होता है, मतलब खेती करके सब्जियां बोता है, उस सब्जी को मार्केट में ले जाकर बेचता है। भले वो पैसा से खरीदते हैं, अलग बात है, पैसा से तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन उगाने में अनाज को, सब्जी को उगाने में कितना मेहनत लगता है ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो आगे, नेता, अधिकारी या पदाधिकारी नहीं कि मेहनत पर निर्भर करते हैं। कवि का मान, देखो नेता, अधिकारी या पदाधिकारी, नेता कभी भी मेहनत पर नहीं, वो मतलब दलाल पर मेहनत करते हैं, दलाली करते हैं। नेता, अधिकारी या पदाधिकारी कोई भी हो, वो मेहनत पर नहीं निर्भर करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। कवि का मानना है कि कोई तभी समृद्ध हो सकता है जब उसके पास विशाल जनशक्ति होती है। तात्पर्य है कि मजदूर एवं किसान ही देश की रीढ़ है, इसलिए कभी इन्हें देवता कहता है। सच बात है, 100% सही बात है, इनको देवता तो मानना ही चाहिए। अब देखो जी, अगला क्वेश्चन हिंदी वर्णिका का है जी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, जितना मैं आंसर लिखा हूँ उससे आधा भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन से 7 नंबर क्वेश्चन से, पापत्ती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? मतलब कि पापत्ती कौन थी, आपको पता है ना। आप लोग कैसे आंसर में लिखिएगा? आंसर में लिखिएगा पापत्ती 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की थी। 12 यानी कि यहाँ पर हिंदी में 12, आप लोग ऐसे 12 वर्षीय लिख सकते हो, 12 वर्षीय एक लड़की थी। ठीक है, तो लिखना पापत्ती एक 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की थी। उसकी माँ का नाम वल्ली अमाल है। पापत्ती को बुखार आ गया था। गाँव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे तुरंत मदौरे नगर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। इसी इलाज के क्रम में उसकी मां ने उसे शहर ले गई। अब देखो ये इसको लिख नहीं दोगे, कितना आसान है। पापत्ती एक 12 वर्षीय ग्रामीण महिला थी। उसकी मां का नाम वल्ली अमाल था। पापत्ती को बहुत तेज बुखार हुआ था। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे तुरंत मुदौरे के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। इसी इलाज के क्रम में उसकी मां ने उसे शहर ले गई थी। आराम से लिख दोगे ना मेरे प्यारे बच्चों? चलो लिख देना। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछेगा, बस इतना ही लिखना। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? 2 नंबर में पूछेगा, बस इतना ही लिख देना। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, हो गया ये 2 नंबर। ठीक है, लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन से, अभिनयो क्या है?
वह कहाँ अवस्थित है। अबिन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, अबिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। मध्ययुगीन ईसाई मठ है, यहाँ ध्यान से देखना। अबिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए इसको गौर करना। अबिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। यह दक्षिणी भारत में रोन नदी के किनारे अवस्थित है। रोन नदी के किनारे अवस्थित है। तो यह भी पूछ सकता है कि अबिन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। रोन नदी के किनारे। ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, मैंने आपको बोला नहीं, मैंने आपको केवल बोल रहा हूँ ना, ये आ चुका है, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर का, मेरे प्यारे लाल, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आने वाला है कि लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। आपको बता देना कि लक्ष्मी के बारे में आपको पूरा चित्र वर्णन करना है कि इसके बारे में, लक्ष्मी के बारे में। देखो जी कैसे लिखना है आपको। लक्ष्मी कौन, देखो अब देखो क्या लिखना है। लक्ष्मी अति सामान्य परिवार की महिला थी जो इस कहानी की नायिका है। लक्ष्मी अति सामान्य परिवार की महिला थी जो इस कहानी की नायिका है। उसका पति लक्ष्मण जो कलकत्ता में नौकरी करता था। पत्नी लक्ष्मी को जो कुछ भेजता है उसे गुजारा न होने की वजह से वह तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करके अपनी ज़रूरत पूरी करती है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ही वर्ड में मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखना है। देखो, लक्ष्मी एक सामान्य परिवार की महिला थी जो इस कहानी की नायिका है। लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण जो कलकत्ता में नौकरी करता था और वहाँ पर नौकरी करने का जो पैसा उसको मिलता था वो पैसा से गुजारा न होता था, जिसके कारण उसके पत्नी लक्ष्मी स्वयं गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ जाकर कुछ छोट मोट काम करके अपनी ज़रूरतें पूरा करती थी। इतना लिख दोगे यार, पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। किसी का बाप नहीं रोकेगा आपका नंबर फुल देने के लिए, पूरा फुल नंबर मिलेगा ये। और आगे देखो, आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो, जितना मन करे उतना लिख देना टाइम के अनुसार, ठीक है। आप देखो आगे देखो, ये क्वेश्चन 5 नंबर में, इसलिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ऐसे ही 5 नंबर थोड़ी ना मिलेगा। उसे 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियाँ है। लक्ष्मी के 2 पुत्र भी है और 2 पुत्रियाँ भी है। पूर्वजों द्वारा अर्जित 1 बीघा जमीन भी है। लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन भी है जो बाढ़ एवं सूखा के कारण बोझ साबित होती है। तूफान में घर टूट जाता है जिससे उधार कर्ज मांग कर किसी तरह कुछ बांध बूंद कर उस पर पुआल डालकर वर्षा धूप आदि से अपनी रक्षा करती है। लक्ष्मी की आर्थिक स्थिति अति दयनीय है। मेरा बच्चा लोग, लक्ष्मी के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां भी थी, यानी कि 2 लड़का और 2 लड़की। लक्ष्मी के मतलब कि पूर्वजों द्वारा दिया गया 1 बीघा जमीन भी था जो मतलब कि बाढ़ और सूखा के समय मतलब कि बहुत नुकसान होता था, कुछ भी फसल बोती थी, ठीक है। तूफान में घर उनका टूट जाता था तो क्या करती थी, कहीं से 2-4 रुपये कर्ज मांग कर अपनी घर के ऊपर, यानी कि पक्का घर नहीं था, करकट और मड़ई का घर था, तो उसमें मतलब कि बांस समझते हो ना, बम्बू बांस समझते हो ना, बांस, तो बांस खरीदती थी और वहाँ से उस पर मतलब कि जो भी प्लान होता है ना, जैसे मड़ई का प्लान आप लोग बनाते हो ना, ऐसे मतलब कि वो पुआल डाल कर कैसे भी अपना घर का एक नया मतलब कि तैयार करती थी और उसी में वो रहा करती थी। नहीं तो झोपड़ी, टूटे मोटे झोपड़ी, वैसे ही उनका भी घर था, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। 11 और 12 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन से, खोखा किन मामलों में अपवाद था। मेरे प्यारे लाल, खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो याद रखना, सेन साहब को 5 पुत्रियाँ थी। पुत्र का अभिभार तब हुआ, मतलब कि अभिभावक का मतलब समझते हो ना, पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई। कि अब यहाँ पर आप लोग नहीं समझ पाओगे कि सर यहाँ पर तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि पुत्र का संतान उम्मीद का कोई बाकी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आप लोग नहीं समझ पाओगे। देखो आपको कैसे लिखना है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब समझ लो कि सेन साहब जो थे ना, उनकी 5 पुत्रियाँ थी। सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था खोखा, जिसको हम लोग कासू भी कहते हैं, जिसका नाम था खोखा। और खोखा का जन्म तब हुआ जब पति और पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। जैसा नहीं कहता है कि अगर कोई पति पत्नी मतलब कि बूढ़े हो रहे हैं, अब उनके लड़के या फिर लड़की नहीं हो सकती है, तो उस समय उसका जन्म हुआ, तो वही कह रहा है कि सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी। पुत्र का विवाह तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद नहीं बाकी रह गई थी। अब उनको लगता था कि अब मेरी कोई भी संतान नहीं होगी। अचानक उसी समय उनका एक
मतलब कि बच्चा हुआ जो पुत्र था यानी कि लड़का था। शहंशाह को पुत्र का नसीब तब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। देखो आगे लिखा गया है कि नहीं, यही लिखा गया ना। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के साथ साथ अपवाद, जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों में भी अपवाद है, क्योंकि उसका जन्म मतलब कि तब हुआ जब पति और पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। ठीक है, तब उसका जन्म हुआ, इसलिए ना वो इतना बदमाश था। ठीक है, अब देखो अगला, ये 12 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो मैं जैसे बता रहा हूँ ना, जैसे आपको समझा रहा हूँ ना, कोई ऐसा लड़का नहीं हो जिसको याद नहीं हो जाएगा। एकदम अच्छे से समझ लोगे ना तो लिख दोगे, केवल समझ लेना, रटने की क्या जरूरत है। मैं इतना अच्छे से बता रहा हूँ कि आप लोग रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, भारत माता अपने ही घर में ग्रामवासिनी है, ग्राम म छूट गया है ना, तो यहाँ पर म आएगा, आप लोग एग्जाम में देख लेना। भारत माता अपने ही घर में ग्रामवासिनी क्यों बनी हुई है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कैसे लिखना है आपको। उत्तर में लिखना है कि पराधीनता के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रावसनी ही है, शायद ग्रामवासिनी नहीं है, ग्रामवासिनी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर प्रावसनी ही है। ठीक है, सही है। ठीक है, तो पराधीनता के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रावसनी बनी हुई है। विदेशी होने के कारण लोगों को अपने शासक के आदेशों का पालन करना पड़ता है, इसलिए विदेशी सरकार के हर जुल्म, अन्याय तथा शोषण को उन्हें चुपचाप सहना पड़ता है। देश के संप्रभुता नष्ट होने के कारण सारे संसाधनों पर उनका अधिकार है, वे उसी की मर्जी से किसी साधनों का उपयोग कर सकते हैं अथवा नहीं। जमीन, जायदाद, शिक्षा, संस्कृति तथा कल कारखाने सब अब देखो सब कुछ उन्हीं के अधीन है, इसलिए लोग अपने ही घर में बेगाना है। इसका मतलब समझ सकते हो, देखो मैं आपको इसका मतलब समझ सकता हूँ। भारत माता अपने घर में प्रावसनी क्यों बनी हुई, इसका मतलब समझते हो। अगर कोई व्यक्ति मतलब विदेश जाता है तो विदेश जाने के बाद क्या वो अपनी मर्जी से वहाँ पर काम करता है? नहीं करता है। कोई व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो विदेशी के जो उनके ठेकेदार होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। अगर वो अपने मन से कुछ काम करने का कोशिश करेंगे तो उनको इजाज़त नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ पर गए दो पैसा कमाने, आप उन्हीं का जुल्म सहोगे। जैसे वो बोलेंगे वैसे करना है, वो बोलेंगे काम करो तो काम करना है, वो बोले काम नहीं करना है तो आपको नहीं करना है। आप अपने मन से कुछ काम नहीं कर सकते हो, इसका मतलब वही हुआ। ठीक है, उसी पर आधारित ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन बस याद कर लो, आपका मतलब कल्याण हो जाएगा। और ऊपर से तो हमारे माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद है यही। ठीक है, तो सब लोग कमेंट करके बताओ तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया और थोड़ा बहुत याद हुआ कि नहीं हुआ। और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 5 नंबरिया क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, 5 नंबरिया कविता का, जो आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी जस्ट आपको वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप लोग